मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभ मैथ इजी सॉल्यूशन। पिछली क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह और डिफरेंस ऑफ सेट, इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वेन डायग्राम। क्या रहेगा? वेन डायग्राम। जैसा कि आप लोग को तो पता ही होगा, पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है या वेन क्या होता है। अब वेन का मतलब आप लोग को जो स्कूल छोड़ने बस आती है या जो ओमनी साइन आती है आपके छोटे भाई बहन को लेने, तो वो वाली वैन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने मोस्टली जो अभी तक पढ़ा है तो हम लोग न्यूमेरिकल टाइप से पढ़ते थे। न्यूमेरिकल इसमें भी है, बस इसमें ये है कि डाटा जो है आपको डाटा फिगर के रूप में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सीबीएसई पैटर्न जो बताता है कि डायग्राम वेन डायग्राम आखिरकार है क्या, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम, डायग्राम मतलब आपको समझ में आएगा। डायग्राम, डायग्राम मतलब कोई भी चित्र, ठीक है, कोई भी फिगर। अब फिगर मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वैन, वैन का मतलब आपको आंकड़े से हो गया, ठीक है। तो वैन डायग्राम का मतलब हो गया कि आंकड़ों को प्रेजेंट करने का मीडियम आपका जो होगा वो वैन डायग्राम होगा। अगर थोड़ा सा डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, तो डिफिनीशन की बात करेंगे, एक सेकंड के। वेन डायग्राम के पहले नंबर पे तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर वेन डायग्राम होता क्या है, डिफिनीशन क्या है। कि सीबीएसई पर एनसीईआरटी की बुक में जो वेन डायग्राम की डिफिनीशन मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि डिफिनीशन होती क्या है। तो सीबीएसई की जो बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, तो एनसीईआरटी की बुक में है कि मोस्ट ऑफ द relationship between set can be represented by mean of diagram, ठीक है। मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। हिंदी वाले थोड़ा समझ लेंगे कि जब हम डाटा को, अपने आंकड़ों को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम में फिर जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ सेट दे रखा है, या एक हमारे पास कॉमन सेट दे रखा है जिसको हम यू बोलते हैं, यूनियन सेट, ठीक है, यूनियन सेट बोल सकते हैं उसको। तो जब हम यूनियन सेट की बात करते हैं, एज फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ठीक है, कि अपने पास कोई एक एग्जांपल है कि u इक्वल टू दे रखा है, u इक्वल टू अपने पास दे रखा है 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 9, ठीक है। और इसी में हमको कह दिया कि हमको ए की वैल्यू पता होना चाहिए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए, और कह रहा है कि ए बी की वैल्यू हमको पता है, उसको वेन डायग्राम में शो करना है। तो बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ए की वैल्यू दे रखा है, लेट बी की ए की वैल्यू दे रखा है 2 5 3 8 6, ये दे रखा है, और बी की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है 3 6 और 8। हमको कह रहा है कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझाइए। तो अब बात को समझेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे इन आंकड़ों को हम उसमें शो करेंगे, ठीक है। जब हम आंकड़ों को किसी भी फिगर में शो कर देते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वेन डायग्राम प्रोसेस कहलाता है, या वेन डायग्राम आरेख कहलाता है, ठीक है। हिंदी वाले समझेंगे वेन आरेख बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक आंकड़ा दे रखा है कि 0 से लेकर के 9 तक की कुछ डिजिट्स हैं, और उसमें ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम में हमने बताया था कि फिगर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यू को हम एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं यू। अब यू में ही क्या कर रहा है कि ए भी होना चाहिए और बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किससे मैच कर रहे हैं, यू से मैच कर रहे हैं, और बी के एलिमेंट्स किससे मैच कर रहे हैं, ए से भी मैच कर रहे हैं और यू से भी मैच कर रहे हैं। तो पहले कौन है, ए है। तो बड़ा एक गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए, ठीक है। अब क्या है, बी के सारे एलिमेंट्स किस में है, ए में है, यानी कि बी का जो सर्कल होगा वो भी किसके अंदर होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे u की हमारी सारी वैल्यू दे रखा है कि इतने हैं, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तो 3 5 3 8 6 है, ठीक है। और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 3 6 8 है। तो एक काम करते हैं, पहले b को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा b है, ये हमारा क्या है, b है। b में कौन कौन है, 3 है, 6 है और 8 है। बहुत छोटा, आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, सॉरी, दोबारा बनाते हैं। आपका एक रेक्टेंगल है जो कि यू है, इसमें एक बड़ा सर्कल है, फिर इसमें एक मीडियम साइज का सर्कल है, ठीक है। अब जो बड़ा सर्कल है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात को समझेंगे कि अब जब हमारे पास लिस्ट वैल्यू जिसमें कम वैल्यू होती है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या है। जैसे बी को हम फोकस किए कि बी किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो बी में कौन कौन सा डिजिट है, तो कौन कौन सा डिजिट हो जाएंगे, 3 6 और 8, ठीक है। और उसके बाद अब हमको ए में भी रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम जब ए में सारे डिजिट अपने डाटा को इंटर करेंगे तो हम ये देखेंगे जो डाटा ऑलरेडी इंटर हो चुका है उसको रिपीट नहीं करना। यानी कि 3 6 8 ये वाला पैटर्न क्या है, ऑलरेडी हमने फिलअप कर रखा है। हमारे पास दो चीज़ें बच रही हैं, दो डिजिट बच रहा है, तो 2 और 5 ये आपका ए में हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमको एक यूनियन सेट जो है हमारा, यूनियन सेट में क्या कह रहा है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स हैं। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स बच रहे हैं, 0 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं है 4, 5 भी हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं 7 हो गया, 8 हो गया, 9 बस हो गया। यानी कि जो हमारे पास बचा वो हमने यूनियन में शो कर दिया। अब थोड़ा सा हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ध्यान हमको ये ध्यान देना होगा कि यूनियन सेट जो है हमारा, यूनियन सेट ये हुआ, उसके बाद ए सेट ये है, बी सेट ये है। हमको इसको वेन डायग्राम में से रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस ये होता है कि जो कॉमन होता है उसी अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, ये कॉमन है, तो सबसे छोटा बनेगा, फिर इससे बड़ा, उसके ऊपर से ये बन गया, ठीक है। यानी कि ये इसके अंडर में है और ये इसके अंडर में है, बात समझना। ये यानी बी, बी इंसान जो है वो बी के ए के अंडर में है और ए जो है वो यू के अंडर में है। यानी कि जैसे हम पापा के अंडर में हैं और पापा बाबा जी के अंडर में, इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम सब में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा सब में, जो तीनों में कॉमन होगा उसको यहाँ रखा जाएगा। फिर जो हमारे और पिताजी में जो डिफरेंस होगा उनको यहाँ रखा जाएगा, और फिर पिताजी में बाबा जी में जो डिफरेंस होगा उनको यहाँ रखा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आप लोगों का ऑपरेशन ऑफ सेट्स। और एक बात को और ध्यान देंगे, आज हम लोग पूरी तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, बस छोड़ेंगे नहीं इसको, और छोड़ के नहीं रखना, क्योंकि इधर बीच में डिले भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स समझेंगे कि ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कैंची वैची लेकर के चिट फाड़ मचा दो, नहीं। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, यही होता है मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स में अगर कोई पूछ ले मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन हैं, तो तुरंत बताना कि भैया 4 ऑपरेशन हैं। देयर आर 4 ऑपरेशन इन द मैथमेटिक्स। कौन कौन से, तो बोल देना कि भैया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक। अब जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट में हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले ऑपरेशन हमने कौन सा बताया,
यूनियन सेट, दूसरा बताया हमने इंटरसेक्शन सेट। यूनियन सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के शेप में और इंटरसेक्शन को उल्टा यू के शेप में। ठीक, यू का मत इंटरसेक्शन में हो गया कि सारे एलिमेंट जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड कर देना है, और इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन होंगे, जो भी दोनों सेट से कॉमन होगा डिजिट वो होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल के लिए अब इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट में देखें क्या होता है। मुझे लगता है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हमको तो यूनियन सेट क्या होता है। यूनियन सेट का मतलब हो गया कि ऐड करना है। यूनियन सेट की बात करते हैं। यूनियन को हमने बताया कि रिप्रेजेंट करते हैं यू के शेप में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जैसे आपको दिखाना है कि ए की वैल्यू दे रखा हुआ आपके पास, ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखा है 6 5 4 3। ये आपके पास दे रखा है। अब कह रहा है कि इसमें यूनियन सेट लगाइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी में यूनियन सेट लगाना है, ए और बी के यूनियन सेट करना है। इसको बोलते हैं यूनियन। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का यूनियन का मतलब होता है कि जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी सब ऐड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5, 3 4 5 रिपीट हो रहा है, छोड़ देना है 6। ये आपका हो गया यूनियन सेट। ठीक है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, अगर इसमें कह देता है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, बहुत ईजी है। देखेंगे ए में और बी में जो कॉमन होगा उसको रखना है बस। 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 5 कॉमन है, 3 4 5 आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं रखा है, ए यूनियन बी हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हुआ। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसमें ऑपरेशन के स्टेप होते हैं। ठीक है, कि ये कौन कौन से कह सकते हैं कि आपके कौन कौन से रूल को फॉलो करता है। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने मैथ 6 7 8 के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि जैसे कम्पटेटिव लॉ पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा, उस पर देखते हैं कि हमारा ये यूनियन और इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ लागू होता है, कैसे कैसे लागू होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कॉम्पिटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्पिटेटिव लॉ हमारा किस पर लागू होता है, इंटरसेक्शन पर लागू होता है। इंटरसेक्शन पर ही तो आपका ये एसोसिएटिव लॉ भी लागू अप्लाई करता है। आपका लॉ ऑफ यूनियन भी अलाउ करता है। और एडॉप्टेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका अलाउ करता है। किसमें, वेन डायग्राम में, ऑपरेशनल में। ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। तो इसमें ये देखते हैं कि कैसे लागू करता है। लेट भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, कह दिए कि हुई चीज़ कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
अब हमको डिसाइड करना है कि ट्रू है फॉल्स है। तो हमको अगर स्टेटमेंट पता होगा तो हम सीधे इसमें डालेंगे भैया सही है। पूछो क्यों। एग्जाम्पल, अब यहाँ से देखना है। जैसे ए और बी अपने पास दे रखा था। ए और बी का जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया तो हमको क्या मिला था, 3,4,5। अगर हम बी इंटरसेक्शन ए की बात करते हैं तो भी हमको फाइंड होगा 3,4,5। तो जहाँ से बंद हुआ था वहीं से हम चालू करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट थ्योरी में 2 टाइप्स के होते हैं, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। इन यूनियन सेट में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं होने देते, बाकी सारे सेट के एलिमेंट को यूनियन ऐड करके रखते हैं एक सेट में, जो कि यूनियन सेट कहलाता है। इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन सेट का मतलब होता है कि दोनों सेट में कॉमन जो होगा, यानी जितने सेट दे रखा हो उनमें जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। जैसे कह दिया जाए कि एक एग्जांपल के लिए समझ लें कि इंटरसेक्शन सेट को समझेंगे कि गाय और बैल में कॉमन क्या है, दोनों की सींग होती हैं, दोनों के 4 पैर होते हैं, दोनों सांस लेते हैं, दोनों घास खाते हैं, ठीक है, बस कॉमन है, वो इंटरसेक्शन हो गया। वही समझेंगे यहाँ। यूनियन सेट का मतलब हो गया जैसे ए सेट है आपके पास, एक जिसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी के पास है 6 5 4 3। तो ए यूनियन बी की जब बात कर रहे थे तो हमने बताया कि यूनियन का मतलब होता है एडिशन का मतलब हो गया कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स फुल रहेंगे। 1 2 3 4 5, फिर इधर देखो रिपीट हो रहा है 3 4 5, नहीं लिखना दोबारा, 6 बच रहा है, 6 को लिख लेंगे। ये आपका हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन का मैंने बताया क्या कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो यानी कि दोनों सेट में क्या कॉमन है, दोनों सेट में कॉमन क्या है 3 5 4, 3 5 4 कॉमन है, 3 5 4, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब आप इसमें क्या हुआ कि जैसे अपन अलजेब्रिक में और न्यूमेरिकल में हम लोग ऑपरेशन पढ़े थे, लॉ पढ़े थे कि मैथमेटिक्स के जो मेन लॉ होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि इन पर भी लागू अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो किस प्रकार से अप्लाई होता है। तो कॉम्पिटेटिव लॉ के लिए हमारी पहली कंडीशन ये है, अगर डायरेक्ट ऑप्शन में रख देता है कि दिस इक्वल टू दिस राइट है या रॉन्ग है, तो सीधे करना है कि राइट है। क्यों राइट है, एग्जाम्पल को समझेंगे कि एग्जाम्पल के लिए अपन बता रहे हैं कि पहला एग्जाम्पल जैसे ए और बी यहाँ से टेकअप करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं कि ए और यहाँ से पिक करते हैं बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले निकालो। तो हमने इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि ए इंटरसेक्शन बी के लिए कंडीशन बताई थी जो कॉमन होगा वो लिखा जाएगा। 3 4 5 कॉमन है, 3 4 5 कॉमन है। फिर हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन ए की। अब ए बी इंटरसेक्शन ए, यानी फिर दोनों में क्या कॉमन है, ये सेम कॉमन है, तो सेम दैट्स इक्वल टू राइट। यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये कॉम्पिटेटिव लॉ में अप्लाई होता है। यानी कॉम्पिटेटिव लॉ हमारा इस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में अलाउ करती है कि हाँ भैया हम आपके साथ एक्सेप्टेड है, ठीक है, आपके साथ काम कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि इसको छोड़ देंगे। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का एसोसिएटिव लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको समझेंगे कैसे कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो उसको समझेंगे कुछ इस प्रकार की। ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू ये दे रखा है, सी की वैल्यू ये दे रखा है। हमको पहले फाइंड करना है जो हमारा स्टेटमेंट था कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की पहले वैल्यू निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। हमने इंटरसेक्शन का मतलब बताया था कॉमन होता है, तो कॉमन का मतलब हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन में देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो 2 3 4, 2 3 4 कॉमन है, 2 3 4 कॉमन हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन बी आ गया। इंटरसेक्शन सी अब देखो ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो हमने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी पहले हमने फाइंड किया, 2 3 आया, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 3 आ गया, ठीक है। सो हमने देखा कि दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस,
ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, देन ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ ये एसोसिएटिव लॉ हमारा ये फॉलो करता है सेट थ्योरी को। या सेट थ्योरी में ऑपरेशन, सेट थ्योरी के ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और सॉरी एसोसिएटिव लॉ में फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब ये कहता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमको ये प्रूव करना है। हम ये प्रूव करेंगे कैसे कि ए अपने पास ये दे रखा है, बी इतना दे रखा है, सी इतना दे रखा है। यानी ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और बी के एलिमेंट है 5 2 5 6 7 8, सी के एलिमेंट है 4 5 6 8 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी, सॉरी बी यूनियन सी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी, क्योंकि जब हमारे पास बड़ा होगा छोटे से कंपैरिजन करेंगे तो अपने को सहूलियत रहेगा, ठीक है, आराम रहेगा। यानी बी यूनियन सी की बात करते हैं। बी यूनियन सी का मतलब तो बी और यूनियन सी, बी और सी में जो भी कॉमन है उसको उठा करके बाहर करेंगे। तो बी यूनियन सी में क्या कॉमन है? बी यूनियन सी में जो कॉमन है, कॉमन कॉमन का मतलब जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 टाइम तक लिखेंगे। यानी 2 4 5 6 7 8 9, यानी ये हमारा हो गया बी यूनियन सी। अब क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कह रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने निकाल लिया, ए हमारे पास यहाँ है। तो इन दोनों से जब हमने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन में हमको ये फाइंड हुआ। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हम ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। वही हमने काम यहाँ किया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाला तो 4 2 5 6 7 आया यहाँ से। फिर यहीं से ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, उसकी वैल्यू ये आ गई। फिर क्या कर दिया कि यूनियन करना है, दोनों को यूनियन कर लिया, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सेट सेट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की बात करते हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हो गया कि पहले सेट से पीछे वाला सेट जो लगा हुआ है उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना। यानी पहला सेट, जैसे ए माइनस बी बोल दिया, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए माइनस बी बोल दिया, जो ए में बी की वैल्यू होगी उसको नहीं लिखना। जो ए में बी की वैल्यू होगी, यानी बी की वैल्यू 2 4 5 है, 2 4 5 को काट दिया, जो बचा हमारे पास वो हमने लिख लिया। ये हमारा ए माइनस बी की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की वैल्यू। अब हम बी से जब ए को माइनस करेंगे तो हम माइनस करने पे हमारा 2 4 5 कट जा रहा है, बाकी कुछ बच नहीं रहा। जब कुछ नहीं बोलता तो हमारे पास 5 होता है। आंसर क्या होता है? 5 होता है। अब एक प्रकार अभी तक ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते थे, न्यूमेरिकल को लेकर के समझते थे। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की, कि वेन डायग्राम के थ्रू हम इंटरसेक्शन और ये सारे जो लॉ हैं तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के थ्रू देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले जो बी और ए में जो कॉमन था ये कॉमन है, इतना पार्ट पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा कॉमन है, इसको हमने लिख लिया, कलर कर लिया। फिर नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि फिर क्या टर्म कंडीशन क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के बाद क्या करें इंटरसेक्शन सी, यानी कि सी में भी कॉमन होना चाहिए, सी को भी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब ए बी से नहीं, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी के साथ ये कॉमन होगा, तो ये कलर हो गया। सिमिलरली RHS, इसमें क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, जिसका फिगर की ये है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे डायग्राम। कौन सा डायग्राम? डायग्राम नहीं पढ़ाना हमको, हम पढ़ाएंगे आपको डिमॉर्गन थ्योरम या डिमॉर्गन लॉ, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिमॉर्गन थ्योरम समझाऊंगा, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो शुभरात्रि। देश के हालात को समझते हुए भगवान से प्रे करो कि हम
सभी लोग एक सुरक्षित रहें, सुरक्षित राष्ट्र के रूप में रहें, और जो सरहद पर लगे हुए हमारे सैनिक जवान हैं उन पर भगवान अपनी कृपा बरसाए रखे, और भगवान से प्रार्थना करिए बस, और कुछ नहीं।